डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम चले थे क्या चैप्टर आपके 7 में चल रहे थे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन की रेखाओं में परिवहन और संचार का हम अध्ययन कर रहे थे कि इनका क्या महत्व है। वास्तव में यही हमारे अर्थव्यवस्था की, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे चुके थे। ठीक है, अब आया था आपका क्या, समुद्री परिवहन मतलब जल परिवहन। ठीक है, तो जल परिवहन के रूप में हमने आपको बता चुके हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल परिवहन और दूसरा क्या, समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन जो होते हैं वो हमारे देश में ही जल के माध्यम से, मतलब नदियों आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, मतलब वस्तुओं को और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया था आपको कि समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन जल परिवहन के वे साधन हैं जिनमें जल के द्वारा समुद्र के माध्यम से वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड किया जाता है, भेजा जाता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है। तो हमने आपको बताया था क्या कि कुछ भारत में लगभग 12 बड़े बंदरगाह हैं जिनके माध्यम से हमारे देश में विदेशी व्यापार होता है। तो आइए देखते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपका नंबर 1 लेते हैं क्या कि भारत के कुछ बड़े बंदरगाह। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं हिंदी में क्या, सी पोर्ट। सी पोर्ट। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है आपका, कांडला। नंबर 1 क्या है, कांडला। तो कांडला भारत के पश्चिमी तट पर, कांडला बंदरगाह कहाँ है, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में बना हुआ एक पत्तन है। यह एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, ज्वारीय पत्तन का मतलब क्या कि जब समुद्र में ज्वार आता है, अर्थात जब सागरों महासागरों में ज्वार आता है, तो ज्वार के जल के साथ में जो हमारे व्यापारिक जहाज हैं, जो जहाज हमारे हैं, वो बंदरगाह तक आते हैं। ठीक है, तो ये एक ज्वारीय पत्तन है स्टूडेंट्स। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है जो समुद्र के ज्वार के पानी के साथ में जो जहाज होते हैं वो इस सीपोर्ट तक, इस बंदरगाह तक आते हैं। और दूसरा हमारा है क्या, मुंबई पत्तन। क्या है, नंबर दूसरा है क्या, मुंबई बंदरगाह या मुंबई पत्तन। ठीक है, तो मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और साथ साथ में यह एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य का ये एक पत्तन है, मतलब समुद्री बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या, प्राकृतिक बंदरगाह क्या है कि मतलब इसमें जो इसके जो तट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कटे छटे हैं और यहाँ तक समुद्री जहाज के आने जाने पर कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। मतलब इसके जो तट हैं वो काफ़ी मात्रा में गहरे हैं, जिससे कि समुद्री जहाज आसानी तक पत्तन तक अर्थात मुंबई बंदरगाह तक आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो हमारा है वो ज्वार के जल पर निर्भर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो क्या है, मारमा गाँव। नंबर तीसरा है क्या, मारमा गाँव बंदरगाह। ठीक है, तो मारमा गाँव बंदरगाह जो है वो हमारे गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है,
और आप जानते हो गोवा जो है वो भारत में लौह उत्पादन के लिए एक विशेष स्थान रखता है। और गोवा की जो लोहे की खानें हैं वहाँ से मार्मागांव बंदरगाह से, मतलब गोवा के मार्मागांव बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते नंबर 4 में ये दिया है क्या, न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह मतलब इसे हम न्यू मंगलूर भी कहते हैं। जैसे बेंगलुरु को हमने बंगलुरु कहते हैं, वैसे बेंगलुरु को हम अब मंगलूर भी कहते हैं। तो न्यू मंगलूर, ये हम आपको अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखा भी चुके हैं कौन से बंदरगाह कहाँ पर हैं। तो न्यू मंगलूर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, मतलब अरब सागर में स्थित है। अरब सागर के भारतीय तट पर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंबर 5, आपका है कोची। क्या है आपका नंबर 5? आपका है कोची। तो यह जो बंदरगाह है, ये जो पत्तन है आपका, ये केरल राज्य में स्थित है। और आप बता दें, यह जो पत्तन है, ये जो बंदरगाह है वो एक लैगून के किनारे स्थित है। कहाँ? एक लैगून के किनारे स्थित है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अब आपको बता दें लैगून क्या होता है। ठीक है, आपको बताते हैं लैगून क्या होता है। तो जैसे ये हमारा भारत का राज्य, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो ये यहाँ पर आपका ये आपका है भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर। क्या है? ये अरब सागर है। ठीक है, तो जब समुद्र का जल ठीक है स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है, जब समुद्र का जल स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है तो इसे इस बड़े से भूभाग को, यहाँ पर तो छोटा दिखाई पड़ रहा है, बड़े से भूभाग को कहते हैं क्या? लैगून। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोची बंदरगाह है, वो इसी लैगून के तट पर बना हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लैगून क्या होता है? जब समुद्र का जल एक विशालकाय भूभाग में स्थलीय सीमा के अंदर भी प्रवेश होता है तो उसे कहते हैं लैगून। और जो हमारा कोची बंदरगाह है वो इसी एक लैगून के तट पर स्थित है। ठीक है, जो समुद्री जहाज आसानी से सना अरब महासागर में होते हुए इस लैगून में प्रवेश करते हुए आसानी से कोची बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा है तूतीकोरिन। क्या आता है? नंबर 6 का है तूतीकोरिन। ठीक है, क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो हमारा है वो तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में, अरब सागर में, तमिलनाडु के राज्य में समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है क्या? चेन्नई। क्या आता है? चेन्नई आता है। और इसे आप समझ गए होंगे आप आसानी से। इसके बाद कह रहा है क्या? नंबर जो 7वां है वो क्या है? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, जो चेन्नई बंदरगाह है यह
हमारे देश के सबसे ज़्यादा प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है और चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब क्या क्या कि इस बंदरगाह तक जहाज़ों को आने के लिए समुद्र के ज्वार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपका आता है क्या, विशाखापट्टनम। नंबर 8 क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो है ये भी एक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक बंदरगाह है। क्या, विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और विशाखापट्टनम से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात और निर्यात होता है। ठीक है, ये उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योग का विशाल का केंद्र है और ये भी यहाँ पर जो इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यहाँ से लौह उत्पादन यानी कि लौह इस्पात की वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। इसके बाद आता है आपका क्या, नंबर 9, कोलकाता। क्या आता है, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह एक ज्वारी पत्तन है। ये भी एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ख़ास बात क्या है कि कोलकाता समुद्र की तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और फिर भी इसे एक पत्तन के रूप में, एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, और एक ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, समुद्र के में उत्पन्न जब ज्वार का जल, स्टूडेंट्स बात को समझिएगा कोलकाता बंदरगाह के बारे में कि यह एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, और यह हुगली नदी के किनारे बना हुआ है, कलकत्ता। ठीक है, तो जब ज्वार का पानी हुगली नदी के माध्यम से, ज्वार का पानी हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता तक पहुंचता है तो उसी ज्वार के पानी के द्वारा समुद्री जहाज जो हैं वो हुगली नदी के द्वारा होते हुए कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बड़ा ही दिलचस्प बंदरगाह है कोलकाता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप कि कोलकाता कैसे एक दिलचस्प बंदरगाह है कि यह एक अंतःस्थलीय बंदरगाह है, मतलब समुद्र के तट पर स्थित नहीं है बल्कि एक स्थलीय भाग में स्थित है और यह एक ज्वारी बंदरगाह है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जब समुद्र में उत्पन्न ज्वार का जल हुगली नदी के माध्यम से होता हुआ कोलकाता तक पहुंचता है तो उसी ज्वार के पानी के सहारे जो जहाज हैं वो कोलकाता तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से, और जब भाटा आता है मतलब ज्वार का पानी वापस लौटता है तो उसके साथ साथ में जो समुद्री जहाज हैं वो भी वापस लौट जाते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह एक बड़ा ही यूनिक, एक बड़ा ही दिलचस्प बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, पारादीप। क्या आता है, नंबर 10 क्या है, पारादीप। स्टूडेंट्स, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ से आप जानते हो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है यहाँ का, ये लोहा और कोयला उत्पादन के लिए और विभिन्न प्रकार की धातु खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर लौह उत्पादन होता है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के जिलों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है हमारा पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ से बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात और उनसे बनी हुई वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आता है हल्दिया पत्तन। क्या आता है, नंबर है आपका 11। क्या है, हल्दिया। ठीक है, क्या है बताओ, हल्दिया। तो इसमें बता दें
आप जानते हो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये भारत के विशालकाय बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और व्यापार के बहुत बड़े बड़े केंद्र भी हैं। तो क्या किया गया है, इन पर काम के बोझ को कम करने के लिए, इन पर काम के बोझ को कम करने के लिए इनके सहायक बंदरगाह भी विकसित किए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी कड़ी में जो हल्दिया है वो कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक पत्तन है, जो कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते हुए काम को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आशा करता हूँ कि आप इन सारे भारत के इन सारे बड़े बंदरगाहों के बारे में आपने अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद में हमारा आता है क्या, वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन आप जानते हैं, बताया था कि वायु परिवहन जो है वो यातायात का सबसे तेज साधन है, सबसे तीव्र साधन है, ठीक है। वायु परिवहन के माध्यम से हम एक एरोप्लेन के द्वारा हवाई जहाज के माध्यम से कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारे समय को बचाता है, और ये हमारे समय को बचाता है। और वैसे तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सन 1953 में भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 प्रकार की विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इंडियन एयरलाइंस जो हमारे घरेलू क्षेत्रों में, जो हमारे देश के आंतरिक शहरों में वायु सेवा को अर्थात हवाई सेवा को उपलब्ध कराता था, और इसके साथ साथ में हमारा एयर इंडिया जो राष्ट्रीय सर्विस के साथ साथ, राष्ट्रीय सेवा के साथ साथ देश के आंतरिक भागों के साथ साथ विदेशों को भी यातायात का साधन, वायु परिवहन का साधन उपलब्ध कराता था, वायु परिवहन सेवा उपलब्ध कराता था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आपको, ये तो थे परिवहन और परिवहन के साधन, परिवहन साधन के लाभ और परिवहन साधनों का विस्तृत वर्णन और उनका आपको विस्तृत ज्ञान देना। इसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन की रेखा के रूप में हम अपने अगले वाले वीडियो में, कल के वीडियो में आपको संचार सेवाएं किस प्रकार से किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती हैं या जीवन रेखा होती है, मैं उसे आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि संचार के साधन क्या हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संचार के साधन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बिंदु से दूसरे स्थान पर करते हैं, ठीक है। फिलहाल संचार के साधन में इतना ही, और विस्तृत जानकारी हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में देंगे। टिल देन बाय बाय।